हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सबका बिहार एनएमएस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो आइए आज हम लोग जो है इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको डिटेल से उनका आंसर देखते हैं और आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। इसमें आपका कितना स्कोर आ रहा है और लास्ट में आप कमेंट में अपना स्कोर भी बताएंगे। इनमें किसी प्रश्न में डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है आप लोग का, ये एग्ज़ाम आप लोग का सेट का एग्ज़ाम हुआ था आपका सेकंड शिफ्ट में, जिनमें कि आपके 3 विषय आए थे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आपके गणित के। तो आज हम लोग इसमें सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फिलहाल आप कमेंट करेंगे या मैं आगे चल के साइंस का और मैथ्स का और जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो पहले चलिए हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें कैसे कैसे प्रश्न आए थे और आपने उसका क्या उत्तर लगाया, इन सब चीज़ को हम लोग देखेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया था आपके पेपर में कि जो कोलंबस है वो किस देश के निवासी थे। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें स्पेन मार के आए हैं। जो मैं बता दूँ, ये स्पेन नहीं होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर इटली होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो कोलंबस थे ये एक्चुअली में इटली के निवासी थे, ठीक है। और स्पेन के जो महाराजा थे इनके साथ इन्होंने अन्वेषण के लिए निकला था। और जिस क्रम में आप लोग जानते होंगे कि जो ये कोलंबस थे, इन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इटली। आप लोग इसमें गलती टिक नहीं लगाएंगे और कंसेप्ट क्लियर रखेंगे कि इसका खोज जो है अमेरिका का कोलंबस ने किया और ये इटली के निवासी थे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि जो आपकी वास्को डी गामा थे इन्होंने भारत की खोज कब किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो आप सब जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो आपके इंग्लैंड में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप सबका सही हो गया होगा। तो यह प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सब जानते हैं कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। इनमें अंग्रेजी की तरफ से जो अधिकारी थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 1757 ईस्वी को आपका ये युद्ध होता है, जिनमें कि कंपनी की जीत हो जाती है और जो बंगाल के नवाब होते हैं वो हार जाते हैं। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न है। इनका उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। आप सब जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ था और इन्होंने 1899 से लेकर के 1900 के मध्य में मुंडा विद्रोह होता है छोटा नागपुर के पठारी में, आप सब जानते हैं। और इनकी जो मृत्यु है वो 1900 ईस्वी में हो जाती है। और इनकी मृत्यु किस कारण से होती है तो आप सब जानते होंगे। इनको हैजा नामक बीमारी हो जाती है, उनके कारण इनका मृत्यु हो जाता है। लोग इनको भगवान भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग, टिस्को की स्थापना कब होती है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर 1907 में होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक भी प्रश्न में ऐसा लग रहा होगा कि ये प्रश्न आउट ऑफ बॉक्स है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे प्रश्न आपके क्लास 8वीं के जो सिलेबस दिया हुआ है मैथ का, सॉरी ये सोशल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट है आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, उनसे ही प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो आप लोग अगर ध्यान से सिलेबस किए होंगे तो आप सबको सारे क्वेश्चन आसान दिख रहे होंगे, ठीक है। तो बात करें टिस्को का, तो टिस्को का 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था आप सब जानते होंगे कि पहले बिहार में एक जगह था, सकांची नामक स्थान था। तो सकांची में यहाँ इसका जो है स्थापना हुआ था। और वर्तमान में इसको हम लोग जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, जो कि अब आपके झारखंड में चला गया, आपका जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बताइए जरा आप लोग कि टिस्को का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। आप कमेंट में लिखिए और इसका आंसर होगा आपका जमशेद जी टाटा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कि वुड डिस्पैच का संबंध किस चीज़ से है। तो आप सब जानते होंगे कि जो वुड डिस्पैच आया था ये आपके शिक्षा के लिए आया था आपका, ठीक है। और जिनमें कि मैकाले ने 1835 ईस्वी में जो शिक्षा का थ्योरी दिया था उन्हीं से आपका संबंधित ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन इसको आप कर सकते थे, ये शिक्षा संबंधित क्वेश्चन था आपका। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, हरिजन नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था, ठीक है। तो आप सब जानते होंगे कि हरिजन नामक जो पत्रिका है वो जो है आपका महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। और एक आप बताएंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रचना है इनकी, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से, विधवा पुनर्विवाह जो है किसके द्वारा चला गया था। तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ठीक है। बहुत ही काम की थी विधवा पुनर्विवाह के लिए, ये बंगाल संबंधित थी, याद रखना आपको, ये बंगाल से संबंधित थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था। आप सब जानते होंगे कि प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में आपका हुआ था, ठीक है। मुंबई में हुआ था आपका। और ये बात आप सबको पता होना चाहिए कि मुंबई में जो ये स्थापना हुआ था कौन कौन किए थे। तो दो व्यक्ति थे, इनका नाम आपको याद रखना है। एक का नाम था गोविंद धनाडे और एक का नाम था आत्माराम पांडुरंगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद धनाडे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत कब किया गया था। तो सती प्रथा का अंत आप सब जानते होंगे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा
जो है आपका सती प्रथा का 1829 ईस्वी में जो है आपका किया गया था। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, जो उससे पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको याद रखना कि जो ब्रह्म समाज था आपका, इसका कई बार एग्जाम वगैरह में डेट इसमें पूछ लेता है। तो जो आपका ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज का स्थापना जो है आपका ये किया गया था 1828 ईस्वी में। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। आगे बढ़े तो जो भित्ति एवं अड़िपन चित्र है ये किस रूप में है, तो ये आपके मधुबनी कला के रूप में जाना जाता है। मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है, तो बिल्कुल अपना राज्य बिहार से संबंधित है। बहुत ही सही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। तो आप सभी जानते होंगे कि गांधी जी जो है 1915 में इंडिया लौट के आते हैं, और ये 9 जनवरी 1915 को आते हैं। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे आप सबको पता होगा कि बिहार के चंपारण में नील की खेती होती थी यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली लागू था। 3 कठिया प्रणाली, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को अपने 20 कट्ठा ज़मीन पे अगर उसके पास है तो वो 3 कट्ठा पे उनको नील की खेती करनी होती थी। इन्हीं से परेशान होकर के यहाँ के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो गांधी जी को चंपारण आने का न्योता देते हैं। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आते हैं, और यहाँ पे वो अपना सत्याग्रह का पहला प्रयोग करता है, और वो सफल भी होता है। तो इनके बाद इनका नाम काफ़ी अधिक फैल जाता है, सब आप पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे इस बार ज्योग्राफी में। अगर आप लोग ढंग से तैयारी किए होंगे तो आप सबका काफ़ी अच्छा स्कोर इस बार गया होगा। देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो तकनीक भी जरूरी है, उसके बाद आवश्यकता और ज्ञान। संसाधन का निर्माण जो कई बच्चे इसमें आवश्यकता को ध्यान नहीं दिए होंगे। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम उसका निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अतः यहाँ पे जो है ज्ञान, तकनीक और आवश्यकता, ये सारे ही सही जवाब हो, इसीलिए उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था कि सर्वत्र उपलब्ध संसाधन क्या है। वन, यूरेनियम, पवन और कृषि भूमि। देखिए वन, कई बच्चे वन वर्टी को मार दिए होंगे। वन सर्वत्र उपलब्ध संसाधन होता अगर यहाँ पे पवन नहीं होता या कृषि भूमि। तो अगर ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यूरेनियम बहुत ही रेयर संसाधन है, ये तो होगा नहीं आपका, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब रह गया आपका वन, कृषि भूमि और पवन। और आप पवन को यदि आप देखेंगे तो हवा पृथ्वी के हर जगह पे है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, पवन। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशनगंज पूर्णिया किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप सब पढ़े होंगे कि जो गंगा नदी है उनका जो अंतिम तटीय क्षेत्र होता है, या अंतिम जो पूर्वी मैदान होता है गंगा का, वो सबसे फेमस होता है आपका वो एक चीज़ खेती के लिए, वो आपका जूट की खेती के लिए। इस पूर्वी मैदान का जो मिट्टी है आपका ये काफ़ी उपयुक्त होता है, क्या कहते हैं, जूट के लिए। तो जूट यहाँ पे सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉफ़ी तो अपना पूर्णिया में होता नहीं, आपको अच्छे से पता होगा। मकई, गेहूँ ये सारे होते हैं, बट जूट आपका अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर जूट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खनिज को डैश प्रकार में बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए मोटे तौर पे खनिज को हम लोग जो है तो खनिज जो आपके हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन सा खनिज है, तो एक आपका धात्विक खनिज, ठीक है, और एक आपका अधात्विक खनिज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 प्रकार का, धात्विक और आपके अधात्विक, 2 प्रकार के खनिज होते हैं, आपको ये अच्छे से याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मॉस्कोवाइट एक प्रकार है। मॉस्कोवाइट किसका प्रकार होता है, तो आप सब जानते हैं, क्लास में पढ़े होंगे कि माइका का यानी कि अभ्रक का एक प्रकार होता है। ठीक है, तांबा, लोहा, पीतल का नहीं होता। ठीक है, तांबा के लोहा के आपके 3 प्रकार होते हैं, आप सब जानते होंगे। ये आपके जो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आपके सोरूनाइट, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, सॉरी, बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये पूछ रहा था। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा पटना। तो पटना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सब पटना इसमें टिक लगाएंगे तो सही होगा, अदरवाइज आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, एक प्रश्न है जिसपे सभी बच्चों को कन्फ्यूजन रहा है कि इसका सर क्या आंसर होगा। भारत में जो पहला कपड़ा मिल कहाँ लगाया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो पहला कपड़ा मिल लगाया गया था ये 1818 ईस्वी को आपका लगाया गया था, और ये कोलकाता में लगाया गया था। ठीक है, और ये लगाया तो गया लेकिन वो असफल हो गया था। ठीक है, ये कोलकाता में लगाया गया था, ये आपका असफल हो गया था। लेकिन फिर 1854 ईस्वी में एक जगह आपका लगाया था, जो एक जगह कपड़ा मिल लगाया गया था, वो जगह का नाम है मुंबई। ये सफल भी था आपका, और ये पहला सूती कपड़ा मिल ही पे लगाया गया था। लेकिन प्रश्न में आपका पूछा गया कि पहला कपड़ा मिल कहाँ लगाया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, लेकिन इन्होंने पहला इसने एक बार भी नहीं कहा कि जो है असफल या सफल, तो पहला की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कलकत्ता सही आंसर हो जाएगा। तो जब वैसे कलकत्ता लगाए होंगे उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रेन के नाम है। तो प्लेस ऑन व्हील, जननायक, अर्चना, दुंतो, ये सब आपके ट्रेन के नाम है। बाकी कोटा, पानीपत, मथुरा, बरौनी ये सब आपके शहर के नाम है। और जो ऑप्शन 3 देखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन, ये सब नदी के हैं, और बाकी सब आपके जिला के नाम है। तो पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 55 नंबर का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़े अगर, तो ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है।
यदि आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे ऑप्शन में तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया होगा। देखिए, कृषि पदाधिकारी कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं कर सकता, ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, दूसरा है आपका जो उत्पादक ऑफिसर, ये भी नहीं करेगा, कृषि भी नहीं करेगा, जो शिक्षा जो अधिकारी है ये भी बिल्कुल नहीं करेगा। तो तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। जो हम लोग का ऑप्शन सही हो गया आपका वो जिला परिवहन पदाधिकारी ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके जारी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वृत्त आरेख को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न है, वृत्त आरेख को हम लोग क्या कहेंगे? तो वृत्त आरेख है, यहाँ पे आप शब्द से पकड़ सकते थे वृत्त के बारे में कहा जा रहा है। तो यदि आप नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी हम बता देंगे, इसका आंसर चक्र आरेख हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको बता दूँ, जो वृत्त आरेख होता है इसी को हम लोग जो है पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। पाइग्राफ जो आपको बनाए होंगे मैथ्स वगैरह में, तो ये भी वही चीज़ है आपका। हालांकि आपके जो बुक के लास्ट चैप्टर उस पर पढ़ने के लिए दिया हुआ अभी, अगर आपके बारे में वहाँ से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न को बढ़े हम लोग तो देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देश में जो है दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से देश पड़ते हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जो बाकी जो आपका नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश है, ये आपका नहीं पड़ेगा, बल्कि ये आपके जो है दक्षिण पूर्व के देश में आपके आते हैं। हालांकि ये कंप्लीट दक्षिण में ही पड़ता है, इसको हम दक्षिण में ही लेके चलेंगे आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चीन, जापान, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। बाकी जो आपका इराक, ईरान, टर्की, ये सब आपके मिडिल ईस्ट में पड़ता है। कंपुचिया, लाओस, पूर्वी तिमोर लेस्ते, ये आपके जो है दक्षिण पूर्व में आपको पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, और हम लोग का अगला और लास्ट सेक्शन है ये सिविक्स का। इसको देखते हैं, इसके बाद हम लोग का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है सिविक्स का कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सब जानते होंगे कि जब संविधान सभा का गठन किया गया था आपका 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को, तो आप सब इसके बारे में जानते होंगे 1946 को, कि इनके जो पहली बार इनका जो अध्यक्ष बना था वो आपके जो थे जो चुन के आए थे वो आपका था राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसमें कई सारे कमेटी बने थे, जिन कमेटी में ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहा है, तो उनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो इसका आपको सही जवाब यही हो जाएगा। इनको फादर ऑफ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है ये आप सब जानते होंगे कि 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ये सब आपको पता होगा। और इनके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, और आपके जो ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में इसको गठन किया गया था। आप सब कमेंट में बताएंगे इस समय भारत का जो आपका वायसराय थे वो कौन थे। अगला प्रश्न लोग देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है संविधान में वो किस भाग में निहित है? तो आप सब जानते हैं कि जो पहला भाग है ये भारत का डेफिनेशन देता है इनमें, उनके नाम आदि के बारे में। दूसरा भाग है वो नागरिकता को दिखाता है, और जो तीसरा भाग है ये हमारे मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। और जो चौथा भाग आप सब जानते होंगे कि ये आपके डीपीएसपी के बारे में डील करता है। तो आप सबको पता होगा कि जो हम लोग का मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल जो है आपका 12 से आर्टिकल 35 के मध्य आपका जो है मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि जो किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर द्वारा कहा गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था? तो आप सब जानते होंगे कि एक हुआ था आपका संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय पहली बार ऐसा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द को जोड़े गए थे। ये 3 आपके थे धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और आपके समाजवाद, इन तीनों शब्द को जोड़े गए थे। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकारी संरचना का प्रदान करता है? तो बहुत ही सिंपल, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा संसदीय। बाकी ऑप्शन आपके राजतंत्र कभी होगा नहीं, अध्यक्षता भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसदीय। आगे देखते हैं हम लोग, लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा की हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल नंबर आपका जो 80 है उनमें आर्टिकल नंबर 81 आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा का जिक्र है। और इनमें जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में आपके 543 ही हैं। कई सारे बच्चे को में कन्फ्यूजन होगा कि सर 545 क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2020 में एक संशोधन हुआ था 104 संविधान संशोधन, और इसके तहत जो 2 एंग्लो इंडियन थे इनको रिमूव कर दिया गया। तो सही आंसर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 543, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं, एमएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। खत्म, आगे बढ़ते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के लिए अंतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं? आप सब आर्टिकल 32 पढ़े होंगे, इनका उत्तर आज अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसको संविधान की आत्मा कहा, किस आर्टिकल को, तो 32 ही होगा। इनके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपका 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकता है। उनमें जो पहला रिट था वो था आपका हैबस कॉर्पस का। उनके तहत ये प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा किया जाता है तो जो उनको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर के अंदर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। विधिक सेवा
प्राधिकार अधिनियम 1987 कब आया था इफेक्ट में? तो 1995 को आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सस्ते दर पर ऋण कौन उपलब्ध कराता है? ऑप्शन आप छांट सकते हैं। साहूकार बहुत ही अधिक लेता है ब्याज, जमींदार बहुत अधिक लेगा, मित्र व रिश्तेदार का, इसका तो कोई बात ही मत कीजिए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सहकारी समिति हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा, कोऑपरेटिव आपके जो है वो हो जाएगा। ठीक है। बफर स्टॉक योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो बफर स्टॉक होता है बेसिकली एफसीआई का एक इनिशिएशन होता है जिनके तहत वो खाद आदि को सुरक्षित करने के लिए रखते हैं। ऑप्शन देखिए हम लोग तो खाद्यान्न को कीड़ों के हमले से बचाना, खाद्यान्न संकट को दूर करना, मूल्यों के उतार चढ़ाव को रोकना। मूल्यों के उतार चढ़ाव को रोकने से बफर स्टॉक का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी अगर देखेंगे तो 2 और 3 दोनों है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन हम लोग का है कि कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आप सब जानते होंगे कि कोई भी कानून कैसे बनता है। सबसे पहले आपके पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आपके बिल आते हैं, पार्लियामेंट किसी भी हाउस में बिल आते हैं, फिर चाहे वो लोकसभा हो कि राज्यसभा हो, बिल आने के बाद वो बिल दूसरे हाउस में पहुंचता है। अगर लोकसभा में आया हो तो राज्यसभा में पहुंचेगा और राज्यसभा में आएगा तो फिर लोकसभा में पहुंचेगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अंतिम मोहर लगाते हैं, फिर जाकर आपका वो कानून बनता है। लेकिन इन पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं संसद। ठीक है। संसद में आपके लोकसभा राज्यसभा ये सब आपके आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका संसद हो जाएगा। क्लियर है? तो बस हो गया ख़त्म। तो इसके बाद यदि आप सब कहेंगे तो हम इसके बाद साइंस के क्वेश्चंस हैं और साइंस और मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी कमेंट कर दीजिए, तो उनको भी आपको इनका सॉल्यूशन करके डिटेलिंग के साथ आपको बता दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।